चलिए हम लोग विजय रथ के इस बैच के हिस्ट्री का कड़ी में आज पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। स्टडी पॉइंट पटना चैनल का नाम है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा एप्लीकेशन भी स्टडी पॉइंट पटना के नाम से है, उस पर सारा बैच अवेलेबल है। आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से और परचेज भी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। उसके लिए जो घर दूर दराज रहते हैं उनके लिए, जो पटना में उनके लिए ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है। स्टडी पॉइंट पटना गूगल मैप पर भी है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, सीधी बात। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। देखिए दुनिया में बहुत पहले होड़ लग गया था। मेसोपोटामिया कह रहा था कि धरती पर पहले हम आए। मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता, उन लोग कह रहा था कि 3500 ईसा पूर्व हम लोग आए हैं धरती पर सबसे पहले। वांगो नदी के तट पर चीन की सभ्यता, वांगो सभ्यता था चीन में, वांगो नदी के तट पर, उन लोग कह रहा था कि हम लोग भी 3500 ईसा पूर्व के हैं। यूनान में क्रीट सभ्यता, उन लोग सब कह रहा था कि हम लोग भी पुराना है। और भारत में माना जा रहा था कि 1500 ईसा पूर्व के पहले की बात है। वैदिक काल ही भारत का सबसे पुराना है। भारत वाला चुपचाप रह रहा था। कोई आपके गांव में अगर कहे कि तुम लोग बाद में आया, हम लोग पहले थे यहाँ, तो आपको ठीक लगेगा? खराब लगेगा कि भाई हम लोग बाद में आए हैं। कोई बात नहीं, डिमोरलाइज हो जाइएगा। और जो कहे कि हम लोग यहाँ पटना में अभी आप रहते हैं, कहते हैं कि हम लोग यहीं के हैं, तुम लोग आके सब खाली भीड़ लगे है पटना में, गंदगी फैले है पटना में, तो ठीक लगेगा? नहीं। लेकिन जो यहाँ वाला वो कहेगा ना कि हम लोकल, हमको वो बुझ रहा है, हम लोकल हैं, कहेगा ना, तो उसी तरह से भारत के डिमोरलाइज होना पड़ रहा था। 1861 ईस्वी में भारत में पुरातात्विक विभाग का स्थापना हुआ और कनिंघम को इसका प्रमुख बनाया गया था। कनिंघम पुरातात्विक का जनक कहे जाते हैं। भारतीय पुरातात्विक का जनक या पितामह कनिंघम को कहा जाता है। भारत में जब रेलवे का ट्रैक बिछाया जा रहा था, रेलवे का जब ट्रैक बिछा रहा था, याद करिए भारत में रेलवे का जनक कौन है? डलहौजी। 1853 में भारत में रेलवे स्थापित हो गया। मुंबई से थाने पहली बार 16 अप्रैल 1853 को चला था, 34 किलोमीटर। तो 1853 में रेलवे के लिए जब पटरी बिछाने के लिए बिछाया जा रहा था, जहाँ गड्ढा था वहाँ पटरी बिछाने के लिए, जहाँ तहाँ टीला टीला जो जमीन था उसको उखाड़ करके जमीन की मिट्टी, और जहाँ गड्ढा में ला के भरा जा रहा था, उसी समय टीला में जब खुदाई हो रहा था तो बच्चे ले लेके मूर्ति वगैरह कुछ मिल रहा था, खेल रहे थे सब लोग। कहा कि जैसे आप भी देखिए जेसीबी वगैरह लगल रहता गांव में, तो खुदाई होता है तो भीड़ लगल रहता, खुदाई सब ले लेके खेल रहे थे। और 1853 में जो भारत की सभ्यता था, वैसा ना तो बर्तन था, कुछ बर्तन मिले, कोई मूर्ति मिले, लेके बच्चन सब लेकिन सब खेल रहा था। अरे कहाँ से ला रहा है सब तुम लोग? तो सब कहा कि टीलवा में से निकला है जहाँ से मटिया खुदाया भरने के लिए। ध्यान आकर्षित हुआ कि भाई क्या है, नहीं है जानकारी के लिए कि सब तो कहाँ से आखिर आया, ऐसा तो अभी बनता नहीं है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म की उम्र का पता किया जाता है। जो मरा सड़ा गला चीज जीव जंतु का अवशेष होता है उसका पता करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। अब पृथ्वी, पर्वत, पहाड़, चट्टान का उम्र का पता यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। अब उसी समय जो वस्तु मिल रहा है हुआ कि भाई ऐसा करते हैं कि बढ़िया से खुदवाइए। 1861 में पुरातात्विक विभाग का स्थापना कर दिया, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और कहा कि खुदवाइए। खुदवा करके जो सामान मिला उसका उम्र देखा गया, कहा कि अरे बाबा रे बाबा, हम लोग भी उतना ही पुराना है जी। यानी यहाँ से जो बर्तन मिला, यहाँ से जो सामान मिला, जो जीव जंतु का अवशेष मिला, उसका उम्र पता किए, उसका उम्र देखे तो कहा कि अरे ये तो जी 3500 ईसा पूर्व में कह रहा, मेसोपोटामिया, मिस्र कह रहा, हवांगो कह रहा है सब, कि हम लोग भी कोई कम पुराना नहीं है। 2600 ईसा पूर्व पहले की बात है। यानी 2600 ईसा पूर्व पहले के सामग्री हमारे यहाँ मिल रहा, इसका मतलब हम लोग भी धरती पर तुम ही लोग के साथे के हैं। पूरा सीना चौड़ा करके चारों तरफ घूमने लगा। कब से? 1861 से। क्या 1861 में डिपार्टमेंट बना तो क्या खुदाई हो गया था? नहीं, खुदाई हुआ 1921 में। खुदाई हुआ छोटा मोटा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लेकिन सिंधु घाटी का जो खुदाई हुआ 1961 में, उस समय प्रभारी थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। इनके देखरेख में खुदाई किया गया सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता से पहली बार दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज कर दिए।
है ना, हड़प्पा, जो सिंधु नदी के तट पर हल्ला कर दिए पूरे, घूम घूम करके पूरे देश में कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कह दिया? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर। तो चारों तरफ हल्ला हो गया। जब खुदाई होने लगा तो देख रहा है कि भोगवा नदी के तट पर मिल रहा है, रावी नदी के तट पर मिल रहा है, सतलज के तट पर मिल रहा है। करा कि ना ना ना, नदी के हिसाब से गलत हो जाएगा भाई। सिंधु घाटी के तट पर खाली रहता तब ना कहते, जैसे नील नदी के तट पर तो मिस्र के कह दे रहे हैं कि नील घाटी के सभ्यता, वांगो घाटी के सभ्यता, क्योंकि एक नदी के तट पर है। यहाँ तो सबे नदी के तट, बहुते नदी के तट पर मिल रहा है, इसलिए नदी के हिसाब से ठीक नहीं है। पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी को कह दो हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता एक के। इससे प्रमाण हो गया कि हम लोग भी उतना ही पुराना है जितना पुराना तुम लोग के सभ्यता है। आइए आगे देखिए क्या हुआ। शुरुआत सिलसिलेवार तरीका से करते हैं। कार्बन, रेडियो कार्बन C14 जैसे विश्लेषण पत्ती के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्यता थी। मैंने एकदम एग्जैक्ट की बात करें तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसे 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व कहीं देगा, कोई बात नहीं है। अगर बात करें तो 2400 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 1700 ईसा पूर्व आते आते ही समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया, विनाश हो गया। इन्हें उतना ही बीच के उस सभ्यता था। इसका विस्तार त्रिभुजाकार, सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल की बात करें, विस्तार त्रिभुजाकार, क्योंकि अभी के हिसाब से पाकिस्तान और भारत का जो पाकिस्तान से लगा एरिया है सब शामिल था। त्रिभुजाकार अगर शेप की बात करें विस्तार तो। अब देखिए तिथि निर्धारण जो कार्बन 14 वाला है, इसका खोज अमेरिका में हो गया था पहले ही। कौन किया था? लीव। कब? 1946 में की गई थी। कई सर जी इससे पहले तो कैसे 1921 में कैसे पता चल गया 1946 में खोज किया? तो ये ना, देखिए कहने का मतलब है कि खोज करने का श्रेय इसको जाता है, लेकिन पता पहले ही से उम्र हम लोग करने का व्यवस्था खोज चुके थे। रेडियो डेटिंग विधि वाला, कार्बन 14 विधि वाला खोज हो रहा था। चलिए, इसलिए इसमें यहाँ आप टिक नहीं लगाइए क्योंकि फिर गड़बड़ा जाएगा। आगे आ जाइए। इस पत्ती में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना ही अगर कम रहेगा समझिए उतना ही पुराना है, और जितना ज्यादा कार्बन है उतना ही नया, जल्दी के है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का खोज कौन किया? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि दयाराम साहनी पहली बार कौन स्थल खोजे थे? हड़प्पा का खोज किए थे। आगे आ जाइए। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता, लग रहा है आदि ऐतिहासिक नाम सुने हैं या? आदि ऐतिहासिक कहिए चाहे अपठनीय कहिए चाहे भाव चित्रात्मक कहिए, आदि ऐतिहासिक सभ्यता था। मैंने लिखा तो जानकारी मिला, लेकिन क्या लिखा है कुछ नहीं पता चला। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता था। अस्पष्ट था, अपठनीय था, मैंने फोटो बनावल था। अब बताइए क्या फोटो संकेत करता है? 2 4 गो रहता तो हो सकता था। जैसे मान के चलिए फोटो ऐसे बनावल है, कुछ नहीं पता चल रहा है का है, लिखल है लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा का है। बहुत विद्वान लोग पढ़ पढ़ के देखे लेकिन कोई स्पष्ट नहीं कर पाया। तो लिखित तो जानकारी मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। दक्षिण भारत में भी निवास करते द्रविड़ लोग और भूमध्य सागरीय लोग, विश्व रेखीय क्षेत्र में वही लोग मुख्य निवासी लोग वहीं रहते थे, है ना। कौन सभ्यता में? सिंधु घाटी। कल्चर संस्कृति के बारे में पता चला तो इसी से स्पष्ट हुआ। आगे आ जाइए। माने इन लोग का लिपि पढ़ नहीं सका था कोई, सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे आ जाइए। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का उस समय तत्कालीन माने उस समय महानिदेशक था। 1924 में घोषणा किया सिंधु घाटी सभ्यता नामक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने का घोषणा कर दिया। 24 में ऐलान कर दिया कि दुनिया वालों हम लोग भी तुम ही लोग के पुराना इतना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नया है। 1924 में घोषणा कर दिया। कौन? जॉन मार्शल। और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता माने नगर निगम, गांव वाला नहीं सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी, शहरी।
सभ्यता मिलेगा तो शहरी कहिए, संस्कृति मिलेगा तो ग्रामीण कहिए। सिंधु सभ्यता के सबसे अगर पश्चिमी चौहद्दी की बात करें, अगर चौहद्दी की बात करें तो सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो दास नदी के किनारे सुतका गेंडोर है, जो अभी कहाँ आई, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और सबसे पूर्वी पश्चिमी हो गया ना, और सबसे पूर्वी की बात करें तो हिंडन नदी के तट पर कौन सा, आलमगीरपुर, अभी कहाँ आई, यूपी में, पूर्वी स्थल है। इसका उत्तरी की बात करें तो चिनाव नदी के तट पर मांदा, जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी स्थल है। अगर दक्षिणी पूरा स्थल की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर कौन, दाइमाबाद, महाराष्ट्र में दक्षिणी स्थल पर है। असल में चौहद्दी आपको याद रखना होगा। इतना क्षेत्र में फैला ही सभ्यता था, मैंने लगभग 13 लाख किलोमीटर, समझ रहे हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर कितना होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। आकर सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्लियर है। नगरीय सभ्यता कैसे जान गए सर कि नगरीय सभ्यता है, तो खुदाई से स्पष्ट हो रहा है। हुई नियोजित नगर, नियोजित माने समझ रहे हैं, एकदम व्यवस्थित। गांव में नियोजित व्यवस्थित नहीं रहता। गांव में देखिए कि उधर से ट्रक पार हो जाएगा, आधा गांव में गए तो अंदर पता चलेगा कि ट्रैक्टर खाली पार होगा, ट्रक रुक जाएगा, बस नहीं जाएगा वो गांव में। अब और अंदर गए तो पता खाली मोटरसाइकिल जाएगा। नियोजित है, सुनियोजित है वो नहीं। घर इतना सटल के कोई इतना निकाल दिया छजा, कोई उतना निकाल दिया, लेकिन वहां एकदम नियोजित शहर है। जैसे रोड, ऐसे रोड है, जैसे शहर है, माने पूरा एकदम प्लेन बराबर। नली की व्यवस्था है, नली अच्छा निकला हुआ प्रबंधन है। तो नगर पालिका में होता है ये सब। ये सबसे पता चला कि सुनियोजित शहर था, नगरीय व्यवस्था था। पानी निकल रहा शहर में, देखिए नाली उली निकलने के लिए प्रॉपर में जगह रहता, सब नाला में निकल रहा, नाला से निकल रहा ना शहर से बाहर। गाँव में ऐसा होता है तो सुनियोजित ग्राम रहेगा तब ना निकलेगा नाली, और सुनियोजित नहीं रहेगा तो इधर उधर निकाल देगा। अगर में बिल्कुल सुलझे हुए लोग शहर में ज्यादा रहेंगे, नाली निकलेंगे हिसाब से निकलेगा, वही जाएगा, रोड पर नहीं बहा के छोड़ेंगे। बहुत कम लोग ऐसे करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, गांव में खाली बस घर में से बाहर ही निकल जाना चाहिए। कोई अगर जाके कह दिया कि देखिए ना आपका नाली रोड पर आ रहा, तो कपार पर जाएगा, नीचे है रोड तो ऐसे। हाँ आइए आगे, आगे आ जाइए। अब देखिए 6 गो बड़े नगर मिला है, स्थलों में केवल 6 बड़े नगर की संज्ञा दिया गया। माने बड़े बड़े नगर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, 2 प्रमुख राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, कालीबंगा, ये प्रमुख बड़े बड़े नगर था। नगर का कल्चर संस्कृति अलग होता है, गांव का संस्कृति कल्चर अलग होता है ना, होता है। तो नगरीय कल्चर व्यवस्था सब मिलेगा यहाँ, ग्रामीण वाला नहीं मिलेगा। मान के चलिए गांव वाला व्यक्ति जैसे रहते हैं वही हिसाब से कल्चर रहता है, शहर वाला व्यक्ति जैसे रहेंगे वही हिसाब से कल्चर रहेगा। अगर गांव परिवेश में बिना घूंघट के महिलाएं शादी होके जाएंगी, अरे बाट रे बाट, धरती तहस नहस हो जाएगा, कह देंगे लोग ना, कह देंगे। अब अगर गांव वाली महिलाएं बाई दो शहर में शादी हो गया तो घूंघट में है, तो कहेंगे यही लोग की वजह से धरती बचा है अभी तक है, यही वजह से धरती बचा हुआ अभी तक। देखिए तो कितना 12वीं शताब्दी के सब संस्कारी नारी, कहेंगे ना लोग, आइए आगे वही हाल हो जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर संस्कृति। तो नगरीय सभ्यता, नगरी वाला सब नगर वाला व्यवस्था था। अगला पॉइंट देख लीजिए। विदेश चले गए, विदेश चलिएगा तो लंदन वंदन में तो फिर और स्थिति खराब। हाँ घोर कलयुग आ गया, इसे कहेंगे। आइए आगे। धौलावीरा भारत सभ्यता की पहली ऐसा साइट जगह है, शहर, जो यूनेस्को 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। किसको, धौलावीरा को। अब स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा हड़प्पा संस्कृति के स्थल कहाँ मिला, गुजरात में मिला। खोदाई वहीं होगा तो मिलेगा वहीं ना, सबसे ज्यादा वहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान में है, भारत में अब नहीं है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है,
राखी घाघर नदी के तट पर हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। राखी गढ़ी का खोज 1963 में कौन किया? सूरजभान किया। मोहनजोदड़ो को राखा दस बनर्जी। लोथल सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर है, पत्तन नगर है, समझ सकते हैं, बंदरगाह था। यानी दुनिया विश्व के कई देशों से व्यापार होता था। मेलुहा शब्द मिला का के, अरे भाई मेसोपोटामिया से संबंधित है, यानी तुम्हारे यहाँ भी मेलुहा, हमारे यहाँ भी मेलुहा, तुम्हारा पैसा हमारे यहाँ, हमारा पैसा तुम्हारे यहाँ मिल रहा, इसका मतलब संबंध था। उसी समय के हम लोग भी हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दुगो पत्तन नगर बंदरगाह नगर है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात होता था। जोता हुआ खेत और नकाशीदार ईंटा का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। जोता हुआ खेत मिला, मैंने कृषि के भी साक्ष्य मिला, खेती होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का आय का मेन स्रोत कृषि है ना। तो कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला, नकाशीदार ईंटा, कॉर्नर वाला ईंटा मिला, ओकरा पर डिजाइन किया हुआ, ईंटवा पर जो है ना ऐसे ऐसे डिजाइन हुआ करता था। हाँ, जो भी हो डिजाइनिंग किया हुआ नकाशीदार ईंटा मिला। कहां से? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार समुद्र सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दूसरा बड़ी इमारत है स्नानागार, सबसे बड़ा इमारत अन्नागार है। अन्नागार या धान्यागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है। गोदाम था एक तरह से अनाज रखने के लिए, कि अगर अकाल पड़ गया तो कहां से खाएगा लोग, स्टोर में से निकाले खाएगा सब, समझिए। अकाल से निपटने के लिए भी व्यवस्था था। स्नानागार कहीं एक तरह से तालाब, स्विमिंग पूल कही, स्नान करे वाला, सबको स्नान करता था वहीं जाके। आज भी गांव घर में अगर लोकल वार्ड में जाइएगा शहर में, तो एक जगह नल लगा है, पूरा एकदम भीड़ लगले रहेगा, सब बाल्टी लेके पानी भरला, 2 घंटा के लिए आइए रहा है, 4 घंटा के लिए आइए रहा है, एकदम लाइन लगल है। तो वैसे स्नानागार हुआ करता था, स्नान करने से वहीं स्नान करता था। शहर में ऐसा होता है, गांव में ऐसा थोड़े होता है। गांव में तो जेकरे घरों करे कल है ना, तो कुआं है ना, तो नदी कहूँ ने व्यवस्था कर लेगा। लाइन में लगल गांव में बहुत कम मिलेगा। अब वो नीतीश कुमार हो गए तो फिर हर घर नल हो गया, तो फिर कहा दूसरा घर कहे जाएंगे। बन रहा है ना। हाँ आइए आगे, कोई भोजपुरी फैन है ही, आइए आगे। कन्फर्म, आगे देख लीजिए। तो स्नानागार भी मिला हुआ, अन्नागार दोनों मिला मोहनजोदड़ो से। आगे आ जाइए। ऐसा व्यवस्था है जैसे एकरा में कुआं के, इसमें भरने के लिए पानी कुआं से निकालते थे, उपयोग के बाद फिर खाली कर देते थे। ऐसा लग रहा है कि मेन त्योहार उहार पर, मैंने मैंने मेन विशिष्ट नागरिक के, मेन मेन राजा जो व्यापारी उपारिक होते थे, बड़का बड़का आदमी, विशेष अवसर पर स्नान के लिए बनाया गया था, ऐसा अनुमान लगाया है लोग। और भाई लिखल रहेगा तब ना एग्जैक्ट पता चलेगा, अनुमान नहीं लगा सकता है देख देख के कि सीढ़ी उतरने के लिए है, अलग से पानी भरने के लिए, फिर पानी खाली कर दिया जा रहा है, इसका मतलब कोई विशेष लोग के लिए स्नान करने के लिए था। राजा नहीं, उस समय व्यापारिक वर्ग में हाथ में शासन हुआ करता था, व्यापारी लोग का चलते चलता था, कोई राजा वजह वैसे नहीं था। अग्निकुंड यो यज्ञ वेदी जो है लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुआ, जो नहीं होता स्वाहा स्वाहा करते हम लोग ऐसे, हाँ वही वाला, आम का लकड़ी वगैरह सजा देते हैं इस एकरे में, हवन कुंड कह दीजिए, अग्निकुंड कहिए ना, लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुआ। आगे आ जाइए। अब मोहनजोदड़ो से देखिए, एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ के मूर्ति मिला है। माने आदि पशुपति में आदि शिव है, वो सिंह है दुगो उनका, बाघ, हाथी, गेंडा, ठीक है ना, हिरन और भैंसा आसपास मोहर पर, इनके आसपास में, पशुपति के आसपास में है। तो सिंह वाला यहाँ, अति वाला नहीं, नाग वाला नहीं, सांप वाला नहीं शिव, सिंह वाला शिव पशुपति हैं, दिखाया गया है। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। उनके चारों देखिए, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, हिरन विराजमान है, बाघ कहिए, हाँ विराजमान है। मोहनजोदड़ो को नर्तकी के कांस्य मूर्ति मिली है, नृत्य करते हुए महिला का फोटो मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। कांसा के मूर्ति, हाँ नृत्य करते हुए, नृत्यांगना का, इन स्टेज प्रोग्राम और हुआ करता होगा।
अब हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है, माने एक सिंह वाला पशु का। मोहनजोदाड़ो मूवी में देखिए तो ऋतिक रोशन के बार बार सपना में हुए पशु आता है, अंकन मिलता है। और यही मोहनजोदड़ो से, यहीं से देखिएगा हड़प्पे से तो एगो आयताकार मोहर मिला। वो मोहर में बनावल गया फोटो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा को दिखाया गया। ये स्पष्ट करता है कि पौधा को अपना बेटा बेटी समान मान, पुत्र पुत्री के समान मानता था लोग। प्रकृति का पूजा हुआ करता था। कहां से मिल रहा? हड़प्पा से। मनके बनाने के कारखाना लोथल और चंदोड़ से मिला है। मनका माने समझ रहे हैं? माला। मनका माने माला। हाँ, माला बनाने का कारखाना कहां से मिला है? लोथल चंदोड़ दोनों रहे तो चंदोड़। जितना भी चंदोड़ में श्रृंगार सामग्री मिलेगा सब यहीं से। हाँ, पाउडर लिपस्टिक सब कहां से? चंदोड़ से। हाँ हाँ, रहता था ना। मनका का मतलब होता घड़ा बनाने के कारखाना कह रहा। मन के मैंने आपको माला कहना है, ठीक है। मृदभांड वगैरह, टेराकोटा, सेल खड़ी, ये सब मिट्टी के बर्तन उर्तन बनता था। चंदुड़ो यहीं से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता को दिखाया गया है। कहा वहां? चंदुड़ो से। श्रृंगार सामग्री चंदुड़ो से, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था, लोग भाव से समझ लेते थे। आप फोटो बना करके वह लिखा फोटो ये रहता था। अगर माने कोची कोची लिखा लो कोई पता है फोटो में? नहीं। एक दुगो रहता था, समझबो करता आदमी बहुत है। तो भाव चित्रात्मक था। ये लिपि दाई से बाई लिखा जाता था। कहीं कैसे पता चला? तो जैसे हम लोग लिखते हैं अगर, तो दाहिना तरफ राइट तरफ ज्यादा जगह छोड़ते हैं कि लेफ्ट साइड में ज्यादा जगह छोड़ते हैं? राइट में। यहाँ इतना छोड़ते जाएंगे लिखते जाएंगे, इसे छोड़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। इधर हम 0 0 तक लिख देते हैं, लेकिन एकरा में देखा गया तो ज्यादा छूटल इधर है, इधर 0 0 लिखल है, तो लगा कि ओ दहिना से लिखता था। और जब अभिलेख एक से ज्यादा लाइन का होता था तो फिर पहले दाई से बाई और फिर बाई से दाई, माने ऐसे ना जाएगा जी, यानी से आया इधर फिर ऐसे ऐसे, ये ना होते रहेगा, ठीक है। गोमूत्र लिपि भी कहते हैं इसको। किसको? भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को। आगे आ जाइए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली जो सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता थी। आगे आ जाइए। सिंधु सभ्यता के लोग नगर तथा घर के विन्यास के लिए ग्रिड पत्ती अपनाते थे। कई ग्रिड पत्ती क्या है? ग्रिड पत्ती क्या है? जैसे देखिए, ऐसे मान के चलिए इतना दूर में एरिया जगह है, पूरा ऐसे रोड निकालल है, एने घर है, एने घर है, एने घर है, एने घर है, फिर रोड निकालल है, इधर घर है, इधर घर है। जैसे कि बिजली वाला ग्रिड लगावल रहता है उस तरह से, तार की तरह एकदम पूरा तितर बितर है, इसीलिए कह दिया ग्रिड पत्ती था। सब अंदाज लगा रहा है लोग, लिखल थोड़े था। घर का जो मेन गेट होता था खिड़की सड़क की ओर नहीं खुलता था, पीछे जो खिड़की होता था उधर खुलता था। चोर चकाके से बचने के लिए खुलता होगा इसे। अभी मेने पर मेन है, अभी मेन रोड तरफ एकदम मेन एकदम गेट चमक चमक एकदम रहेगा। लोथल नगर के घर का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था खाली, ठीक है। बाकी सब मेन पीछे खुलता था। आगे लगा झोपड़ी उपड़ी कुछ नहीं इसके यहाँ। अजय अभी देखिएगा जिसके यहाँ कुछ नहीं, समझ आओ एकदम गेट पूरा चकाचक रहेगा, लाइट वाइट 5 6 एकदम झालर मोती टांगल, हाँ भगभुकवा लाइट जलते। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल थी गेहूं, जौ। ध्यान रखिए, चावल का साक्ष मिला है, रंगपुर से चावल का भूसी मिला है। हाँ, लोथल से चावल के दाना मिला है, रंगपुर से चावल का भूसी मिला है, कोल्डिहवा से चावल के साक्ष मिले हैं, मेहरगढ़ से गेहूं कृषि के साक्ष मिला है। सेंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद समझ रहे थे? मध, मिठास के लिए पूरा एकदम तगड़ा रहता होगा सब, चीनी की जगह पर शहद ले रहा है।
मिट्टी से बना हल के खिलौना मिला है, कहां से? बनमाली से। मिट्टी से बना हल के साक्ष मिल रहा है बनमाली से, यानी कृषि होता है तब ना। रंगपुर से लोथल से चावल के दाने मिले हैं, लोथल से चावल के दाना मिले, रंगपुर से चावल के भूसी मिला, चावल के साक्ष मिले हैं। धान की खेती होने का प्रमाण है, स्पष्ट है कि धान का भी खेती हुआ करता था। चावल के पहला साक्ष कहां से मिला? शुद्ध कोदला कालीबंगा लोथल से संदवकालीन घोड़ा का अस्थि पंजर मिला, यानी घोड़ा पालतू नहीं था, घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू नहीं था। माने अस्थि पंजर मिला, हो सकता कोई दूसरा देश से व्यापार करने आया होगा, जहाज पर लोड करके लाया होगा, घोड़ा यहाँ उतर, यहीं मर गया तो कर अस्थि पंजर मिला। कैसे अगर घोड़ा पालतू होता तो कई जगह मिलता, एक जगह कहाँ मिल रहा है? वो जहां बंद रखा है वहां। इसका मतलब घोड़ा पालतू होता तो घरे घरे मिलता, अगल बगल मिलता, बहुत जगह मिलता। इसका मतलब कि दूसरा जगह क्या कहीं मर गया होगा तो अवशेष मिल रहा, घोड़ा पालतू नहीं था। अस्थि पंजर के साक्ष्य मिला। तौल का इकाई संभवतः 16 के अनुपात में था, जैसे 16 टोटल बराबर यूनिट हुआ करता होगा। अब देखिए संदेश सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन करता स्थिति अभी कहाँ है? नदी के, देखिए हड़प्पा को नदी के तट पर, अभी कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, क्योंकि पंजाब का बंटवारा हो गया है। खोज किया दयाराम साहनी, कब? 1921। कहता कि हड़प्पा के खोज में किसका योगदान नहीं था, तो दयाराम साहनी के है, वत्स के है, व्हीलर के है, तीनों के याद रखना है ना, नाम जरूरी है। मोहनजोदड़ो को नदी के तट पर सिंधु, अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लड़काना जिला में अभी। राकलदास बनर्जी खोजे 1922 में। चंदोड़ो सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। हाँ, कालीबंगा घगर नदी के तट पर राजस्थान में है। खाली याद रखना लाल था पर खोज किए। कोट दीजिए सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। रंगपुर गुजरात में है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर पंजाब में है। लोथल भोगवा के तट पर गुजरात में है। आलमगीरपुर हिंडन के तट पर यूपी में है। सुदका केंडोर दास नदी के तट पर पाकिस्तान में है। बनमाली हरियाणा के हिसार जिला में है। धौलावीरा लूनी के तट पर गुजरात, है ना, इतना ही। एक और सुदका बलूचिस्तान में है, माने कि पाकिस्तान है। जाहिर सी बात है वह वाला ये था तो ज्यादा। तो पाकिस्तान तो भारत न था। आइए आगे। अब मान के चलिए ज्यादा संख्या में बाल बच्चा हो जाता, फिर अलग बंटवारा होता है ना, 5-6 गो बाल बच्चा है तो किसी को मिल जाएगा पुरबारा, किसी को पछियारा। एक गो मान रूम है तो रूमों में 2-3 गो रूम बटा जाता है, तो भी जनसंख्या ज्यादा हुआ बंटवारा हो गया। इतना समझदार है तब मैं। देखिए यहाँ सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाली बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सोच लीजिए। हाँ, घोड़ा की जगह पर भैंस ले रहे हैं। घोड़ा रहता इसका पालतू रहता तो घोड़े का इस्तेमाल करता। बहुत जगह अभी होता है इस्तेमाल बैलगाड़ी का। मेसोपोटामिया में मिला है मेलुहा सब। इसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से, कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ भी मैच कर रहा है, हमारे यहाँ भी मैच कर रहा है। मोहर, मोहर कैसे मोहर में होता है क्या? अभी देखिएगा अभी क्या करता है, अगर मान के चलिए मार्केट में अमेजन से कोई वस्तु ऑनलाइन आया है तो पैक रहता पूरी तरह से। उस समय भी यहाँ वहाँ कहीं आयात निर्यात होता था तो पैक रहता था, उस पर मोहर मार दिया जाता था। अगर मोहर नहीं है तो समझिए कि माल डुप्लीकेट है। मोहर इसका मतलब वहीं से आया। तो मेसोपोटामिया में मेलुहा मिला, इहो मेलुहा कहा करे भाई, इसका मतलब वहां से यहाँ ट्रांसपोर्ट होता था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग, वणिक माने व्यापारिक वर्ग के हाथ में था। वणिक वर्ग के हाथ में, व्यापारिक वर्ग के हाथ में था। ज्यादा माने वर्चस्व व्यापारिक वर्ग के था, व्यापारी में लोग रहते थे ज्यादा।
टिकट इतिहासकार कहा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, दोनों राजधानी था, जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, धरती को पूजा करते थे। अब देखिए, तांबा का व्यापार खेतड़ी से होता था, राजस्थान से होता था, समझ सकते हो, उस समय व्यापार होता था। चांदी अफगानिस्तान ईरान से होता था व्यापार। सोना कर्नाटक से व्यापार होता था। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। सीसा का ईरान से व्यापार होता था। उस समय भी आयात निर्यात होता था, इसे प्रमाण मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा का साक्ष्य मिला, वृक्ष का भी पूजा होता था। शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले, शंकर भगवान का भी पूजा हुआ करता था, शिव का, आदि शिव का। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह बनता है ना, इसे नहीं बनता है जी, हड़प्पा सभ्यता का देन। कोई बात नहीं है, धन का नाश नहीं होना चाहिए। सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह से स्पष्ट होता है कि सूर्य का उपासना होता था। सिंधु घाटी के नगर में किसी भी मंदिर का अवशेष, कोई भी गुम्बद वाला मंदिर का अवशेष कहीं से नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। मातृ देवी के ज्यादा उपासना था। अभी मातृ देवी के ज्यादा है। ज्ञान चाहिए सरस्वती जी के पास जाइए, धन चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाइए, शक्ति चाहिए दुर्गा जी के पास जाइए। ऐसे लगता है ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश सब बैठल ऐसे चुपचाप। ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में शिव के साक्ष्य मिला है, गणेश जी के, पार्वती के, रिद्धि सिद्धि सब कोई के नाम मिला है। तो समझिए कि शिव जी होंगे तो वो सब रहेंगे ना। आदि शिव, सिंह वाला शिव, यहाँ सांप वाला शिव के बेटा बेटी हैं सब। बाल बच्चा गणेश जी के कर है, पार्वती जी के, गणेश जी के, मैंने शंकर जी के पार्वती जी के बेटा है ना गणेश जी, कार्तिकेय गणेश जी, ये सब सांप वाला शिव जी के बेटा है। वो सिंह वाला शिव जी थे, आदि शिव, पहले शिवलिंग था, पहले पूजा होता था। आइए, पशु में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पूजा पाठ क्या करते थे कुबड़ वाला सांड को। स्त्री मृण मूर्ति माने मिट्टी के ज्यादा मूर्ति महिला का मिला। इसे अनुमान लगाया जा रहा है कि सिंधु समाज जो था मातृ सत्तात्मक था। सत्ता मातृ के माने ज्यादा बोलबाल मातृ लोग के था। आप कोई घर में जाइएगा ज्यादा खाली महिला का फोटो टांगल है तो समझ जाइए कि महिला के वर्चस्व है घर में। हाँ, और फोटो माने खाली पुरुष का टांगल है तो पुरुष का वर्चस्व है। उसी प्रकार से यहाँ मातृ सत्तात्मक, क्योंकि मिट्टी के ज्यादा मूर्ति मिला है, माता जी के मिला, इसलिए अनुमान लगा लिया कि वो ज्यादा फॉर्म में महिला रहती होगी। आइए आगे। इतना ही नहीं, संदोवासी लोग सूती ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, डेवलप था। इसका मतलब है, ध्यान रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कपास का जो देन दिया है भारत का देन है वो सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में कपास सिंधु घाटी सभ्यता से उत्पत्ति हुआ। मनुष्य कपास की खेती हुआ करता था, तब ना बना ले रहा है सब सूती कपड़ा उपड़ा। कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ता था लोग, पशु पक्षी को आपसे में लड़ा देता था, पासा खेलता था, मनोरंजन के लिए प्रयोग करता था ये सब, है ना। यही मनोरंजन के लिए ना करता है बहुत कुछ, गेम खेलेगा मोबाइल में, जुआ खेलेगा, और ना तो फ्री फायर खेलेगा मनोरंजन के, वो ना तो फिर इंस्टा देखेगा, होता है ना। तो मनोरंजन के लिए सब। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, माने डिजाइन काला से होता था, लाल मिट्टी के बर्तन का रंग होता था। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, लोहे नहीं मिला तो तलवार कहां से मिलेगा। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल था, न छोड़ देना इसको। कालीबंगा तो समझिएगा, जोता हुआ खेत, अग्नि पूजा नहीं मिला है, पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी समाज में, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। घूंघट में महिलाएं रहती थी। अब घूंघट वाला मूर्ति मिला है तो घूंघटे में ना कहेंगे।
शव को जलाने के साथ साथ गाड़ दोनों प्रथा प्रचलित, गाड़ा भी जाता था, जलाया भी जाता था, अंतिम संस्कार जला दिया जाता था, सावधान वे दफनाया जाता था। लोथल कालीबंगा से युग में समाधि मिला है, मैंने लग रहा है कि सती प्रथा था, तब ना जोड़े जोड़े समाधि मिल रहा है। संदो सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। कई कारण था लेकिन मुख्यतः में इसमें बाढ़ था। कारण कि खाली अगर बाढ़ से विनाश होता तो एक एक जगह 15 गो 16 गो 20 गो आदमी मरल था। इसका मतलब वैसे आक्रमणकारी भी आक्रमण करता था तो वैसे मरते थे। युद्ध होकर हुआ होगा, आर लोग आक्रमण किए तो हो सकता है आर लोग भी पतन कर दिए होंगे, लेकिन ज्यादातर माना जाता है कि प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पक्की मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। मिला? आ जाइए वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता कोई दिक्कत है? नहीं। वैदिक काल का विभाजन दो भाग में किया गया। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व क्यों कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, इस समय भी लिखाया नहीं था, मैंने लिखाया था लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ था। अगर बात करें ऋग वैदिक काल या वैदिक काल कहिए, ऋग वैदिक काल प्राग ऐतिहासिक सभ्यता था, प्राग ऐतिहासिक काल के बात था। और ये वाला जो होगा आद ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल हो गया ऋग वैदिक काल, वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो हो गया वो आद ऐतिहासिक। कारण उस समय ऐसा नहीं कि ये सब रचना हुआ बाद में, ये सब वैदिक काल के समय लिखल पढ़ल नहीं है कुछ, लिखल का पढ़ाया नहीं है कुछ। उत्तर वैदिक काल में लिखल का पढ़ाया नहीं है कुछ, ठीक है। इसलिए वैदिक काल भी है ना, उस समय अगर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो आद ऐतिहासिक, पढ़ाया नहीं है। ये सब बाद में रचना हुआ है, बहुत बाद में, 1200 ईस्वी के बाद सब रचना होना शुरू होने लगा। आर्य सबसे पहले पंजाब अफगानिस्तान में बसे थे। अगर भारत में बात करें तो पंजाब, न तो देश की बात करें तो अफगानिस्तान में सबसे पहले आर्य लोग जो सभ्यता बना है ना, डेवलप किए, वही सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाता है। मैक्स मुलर इतिहासकार है, वो कहता है कि आर्यों का मेल निवास कहाँ था, मध्य एशिया। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता जो था वही वैदिक सभ्यता कहलाया। ये ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक कैसा था, ग्रामीण था, है ना। वैदिक संस्कृति है, ग्रामीण है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। अगर आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे वो लिखा हुआ श्रेष्ठ या कुलीन, तो श्रेष्ठ या कुलीन कहेंगे, नहीं है तो फिर भाषा समूह करेंगे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है, नहीं रहेगा तब फिर भाषा समूह करेंगे। आगे आ जाइए। राज्य अधिकारी आर्य लोग के पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। राज्य में जो अधिकारी मेन मेन होता है ना, कि भाई सेना प्रमुख है, ये है फलान ढेकान मंत्री है, महामंत्री हैं, तो आर्य लोग में पुरोहित और सेनानी दो प्रमुख हुआ करते थे राज्य अधिकारी में। आर्य लोग का जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र थे उदारवादी। उदार माने कहे कि मतलब कंप्रोमाइज करे वाला, कोई बात नहीं है, आम के अगर पान के पत्ता नहीं लाए हैं तो आम के पत्ते ले आइए, मान लिए। पंचामृत नहीं है, कोई बात नहीं, दही दूध मिला दिए, ओकरे में गुड़ डाल दीजिए, पंचामृत हो गया। उदारवादी हैं, रूढ़िवादी हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा भाई, अब जहां से लाइए, समझ रहे हैं। हाँ? उदारवादी माने एकदम सब कुछ कंप्रोमाइज वाला है, रूढ़िवादी माने कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, पुराना ख्याल आता था। आगे देखिए, बॉक्स में देखिए, बॉक्स में जरूरी नहीं है, बढ़िया आराम से। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं, माने न्याय देने वाला कोई न्यायाधीश वगैरह किसी का उल्लेख नहीं है। वैदिक काल में सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था हुआ करता था।
सभा और समिति कैसे भी होता है कि मुखिया है, सरपंच, वैसे मुखिया है, समिति है, जैसे अभी है ना जनता का प्रतिनिधि, वैसी सभा और समिति हुआ करता था। सभा जो था श्रेष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, वही संभ्रांत लोगों का संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता था। राजा महाराजा के लिए सभा था, सभा जो बात कहेगा राजा महाराजा के लिए बात कहेगा, यानी राजा महाराजा का प्रतिनिधि है, और समिति सामान्य लोग का प्रतिनिधि रहता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? किसान। स्त्रियां भी सभा समिति में भाग ले सकती थी, सभा समिति में महिला भी जाती थी। अभी नहीं जाते पंचायत चुनाव में, वैसा है, आ जाएगा तो कहाँ नहीं जाएंगे, आपका है पंचायत चुनाव। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। कबीला छोटे छोटे समुदाय का होता था। जैसे सुनो, यह कि महिष्मती साम्राज्य में कुंतल देश की राजकुमारी देवसेना तो कबीला का नेतृत्व करती थी, ठीक है। छोटे छोटे समूह में रहते थे, कबीला का नेतृत्व राजा करता था। वैदिक काल में युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। आर्य लोग मध्य एशिया से गाय की खोज करने के लिए आए थे, गाय की खोज में आए थे भारत। अब देखिए दशराग युद्ध का चर्चा किया गया। दशराग युद्ध ऋग्वेद के कौन मंडल? यह युद्ध परुष्णी नदी, अभी के हिसाब से कौन नदी? रावी का प्राचीन नाम परुष्णी है, नदी के तट पर हुआ था। सुदास और 10 जन के बीच। सुदास जीत गया था और 10 जन हार गए थे। ऋग्वेद के समाज 4 गो वर्ण में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विभाजन व्यवसाय पर, कर्म पर आधारित था। व्यवसाय माने कर्म, जो जैसा काम करेगा कहलाएगा। जो पढ़ा रहा है या पूजा पाठ करा रहा है ब्राह्मण कहलाएगा। जो सेना में है क्षत्रिय कहलाएगा। व्यापार कर रहा है वैश्य कहलाएगा। जो सेवा सत्कार में लगा है शूद्र कहलाएगा। जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा व्यवसाय करेगा, वही जाति कहलाता था। वैदिक काल की व्यवस्था था। बाद में उत्तर वैदिक आया तो धीरे धीरे जन पर आधारित होने लगा, क्योंकि विवादित होने लगा। बाप कोई और काम कर रहा, बेटा कोई और काम करने लगे। बाप है पंडित जी, बेटा है क्षत्रिय। बाप है क्षत्रिय, बेटा है वैश्य। ऐसे हो जा रहा था। काम कर रहा था, वो करे गोतिया पंडित जी, उसी का गोतिया है क्षत्रिय। अलग अलग हो जा रहा था। बाद में फिर समाज उमाज में दिक्कत होने लगा, शादी विवाह में, है ना। तो इसीलिए कहा कि जेकरा घर में जो जन्म लेगा वह जाति कहलाएगा, चाहे कुछ काम करे। उत्तर वैदिक आते आते व्यवसाय जो है वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित होने लगा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है जब सृष्टि का रचना कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो मुंह से उत्पत्ति हुआ है। क्षत्रिय उनके भुजा से, वैश्य उनके जंघा से उत्पत्ति हुआ, और शूद्र उनके पैर से उत्पन्न हुआ। ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, माने पिताजी के ज्यादा बोलबाल। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया को क्या कहते थे? पिता होता था, जिसको कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। माने देखो येगा, पति यज्ञ में तो पत्नी के भी दोनों के गठ जोड़ाता है, गेट गेट बंधन होता है ना। महिला को परना और पुरुष के धोती दोनों में जोड़ दिया जाता है। दोनों यज्ञ में बैठल हैं, दोनों स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। अभी है नहीं जान, तो उस समय भी यज्ञ में भाग लेती थी। इसीलिए श्री राम प्रभु जब यज्ञ करवा रहे थे अश्वमेध यज्ञ, तो कहा गया कि भाई बिना पत्नी के तो यज्ञ होगा नहीं करेगा, दूसरा जगह विवाह करिए। प्रभु श्री राम कहे कि ना, हो ही नहीं सकता है। कहा कि तो ठीक है, स्वर्ण मूर्ति बना दिया जाए, मान लिया जाए। मूर्ति बना दिया गया, यज्ञ करवाया गया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था ना, तो बाल विवाह, बच्चा में विवाह नहीं होता था। पर्दा प्रथा भी नहीं था, घूंघट में नहीं रहती थी। अभियो नहीं है, अभियो बाल विवाह नहीं है, अभी मैच कर रही। विधवा अपने मृतक पति यानी पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। जेकर पति मर गया, वो छोटा भाई देवर से विवाह कर सकती थी। अब बड़ा भाई से भी कर सकती हैं। अरे भाई, सलमान खान अभी शादी नहीं हुआ, उसका मलिका अरोड़ा खान छोटी ना हुई जी। मान के चलिए कल के डेट में हो सकता है, कौन जानता। आगे आइए।
और छोटुआ की आरती बड़ भाई है कि छोटका था वो? बड़ा है ना ये? सोनुआ बड़ भाई है ना जी? तब बड़ भाई से की ना। छोटू चल गया तो कटिहार के कहाँ के है जी? नाम रोशन की है कहीं के? जान मुझे कोई नहीं बोल रहा कि हमारे जिला के है। छोटू की आरती वाला आई आगे। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, महिला पढ़ती थी वैदिक काल में। इसमें देखिए लोपा मुद्रा पढ़े लिखे थे। विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। पुरुष में विद्वान होता है, महिला में विदुषी होती है, तो लोपा मुद्रा विदुषी पढ़ी लिखी महिला थी। आगे आइए। जीवन भर विवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। दर्शन देखिए, चावाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के, सांख्य का, न्याय का, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, वैशेषिक दर्शन। अभी प्रवर्तक आगे चलकर हम लोग सबका दर्शन बताएंगे कि चावर्क क्या चाहता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि चावर्क क्या चाहता है, योग क्या चाहता है, सांख्य क्या चाहता है, न्याय क्या चाहता है। मैंने अपना अपना सब फिलोसफी दिए। ईश्वर की प्राप्ति करना तो क्या करिए आप, है ना। चावक दर्शन वाले जो है ना, सब खाओ पियो मौज चाहते हैं कि उधार ही लेके खाओ, लेकिन दाल भात भुजिया पापड़ सलाद चोखा चटनी सब खाओ। चावक दर्शन वाले जब तक रहो मौज से रहो, आगे मनुष्य मिले, मनुष्य में आएगा ये गारंटी थोड़े है। इसलिए जब तक रहो मौज में रहो, चावक वाला कहता है सब। आगे हम लोग पढ़ेंगे आजीवक दर्शन। आजीवक दर्शन कहेगा, आजीवक दर्शन वाला कहेगा जैसे उस टाइप का आदमी रहेगा कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम। माने नियतिवादी होता है, नियति को कोई टाल नहीं सकता। किसी का मान के चलिए पत्नी डेथ कर गई, तो पति को जाके सब संतावना देगा कि जाने दो कोई बात नहीं, इतना ही दिन के लिखा हुआ था, तो नियति था इतना ही दिन के। आगे आजीवक वाला मिलेगा इस समय, तो वहीं सब हम लोग टोटल दर्शन उसी जगह देख लेंगे। रूम पार्टनर मान के चलिए आप, संडे के दिन है, चिकन विकन बना के रखे हैं, बगल के लड़का आ गया, जैसे आप ढक्कन उठाए बना के निकालने के लिए पहुंच गया, अरे अरे वाह, दाने दाने पर लिखा खाने वाला का नाम। बढ़िया टाइम से आए हैं, समझ जाइए, वो नियतिवादी है, आजीवक दर्शन वाला हूँ। आगे देख लीजिए। जीवन भर विवाहित रहने वाली महिला का माजू क्लियर है। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? पदया वैदिक काल में कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, ये वनस्पति से बनता था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में शहद है, सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, वनस्पति पेड़ पौधा के रस से बनता था ये। आगे आ जाइए। आर्य के मनोरंजन का मेन साधन देखिए, संगीत है, प्रोग्राम चल रहा है, रथ दौड़ है, घुड़दौड़ है, धूर्त कीड़ा माने जुआ, धूर्त कीड़ा माने खेल रहा है लोग। आर्यों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन और कृषि। पहला नंबर पशुपालन, दूसरा नंबर, 2 नंबर पर कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि है ना। महर्षि कनाद है जो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता। पूछा बिहार एसएससी, जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है ना, एकरे में पहली बार परमाणु की बात किया गया है, इसीलिए परमाणुवाद का जनक कौन है? कनाद। गाय को अधन्य कहा जाता था, न मारे जाने योग्य पशु के श्रेणी में रखा गया था। अगर गाय के जो हत्या कर दिया या घायल कर दिया, वेद में मृत्युदंड दिया जाता था उसको, या देश से निकाल देने की व्यवस्था था। समझ रहे हैं? कठोर। अब देखिए पुराना नाम नदी के वो नया नाम क्या है से। जैसे देखिए पहले पुराना नाम क्या था? बेतस्ता, अभी नाम क्या हो गया? चला। और स्किनी पहले पुराना नाम था, अभी क्या हो गया? रावी का पुराना नाम क्या है? परुष्णी। सतलज का पुराना नाम सतोदरी। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा। गंडा का पुराना नाम सदानीरा। आर्यों का प्रिय पशु क्या है? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? इंद्र है। आर्य द्वारा खोजी की धातु क्या थी? लोहा। लोहा को इन लोग क्या कहते थे? श्याम अयस। और तांबा को क्या कहते थे? लोहित अयस।
भारतीयों को लोहा का ज्ञान किस ईसा पर हुआ था? कब? 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। इसका मतलब क्या है सर? अगर कोई मलाई बर्फ बेचने भी गांव में जाता है, आइसक्रीम नहीं मलाई बर्फ, ले जाओ प्याज ले जाओ, आलू ले जाओ, गेहूं ले जाओ, ओकरा से लेके आ जाता है नहीं, वस्तु से। तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। आगे आराम से आ जाइए। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कौन देवता थे? अग्नि थे। इन्हीं का पूजा होता था। किसी को अगर देवता तक अपना बात पहुंचाना है तो अग्नि को आह्वान करिए, अग्नि को पूजा करिए, अग्नि मैसेज करेंगे जाके कि आपको बुला रहा है। ठीक है, देखो येगा पूरा एकदम स्वाहा स्वाहा यज्ञ कर लें तो अग्नि में डाल रहे हैं घी, पूरा अग्नि को एकदम खुश कर लें, एकदम लहका रहे हैं, एकदम घी डाल रहे हैं, तब जाके प्रकट हो जाएंगे। कहो वत्स क्या चाहते हो? तुम्हारे भक्ति से हम प्रसन्न हुए। आते हैं ना, तो मैसेज कौन दिए? अग्नि। जब भी जरूरत पड़ता था अग्नि में पूजा करिए पूरा एकदम, और उसके बाद फिर जो कि मैसेज करते वो देवता आते तो आपको वरदान देते, अपना अस्त्र शस्त्र प्रदान करते। ऐसा में जो बात जानना होता बताते, उसके बाद चले जाते। वैदिक काल में ऐसा व्यवस्था था। अभी सपना में आते हैं ना? झूठ मत बोलिए, सपना में आते हैं कि आती है? सही सही बोलिएगा। आइए यहाँ देखिए। देवता भी नहीं आ रहे हैं जी आजकल, सब इंस्टा पर देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो किताबों पढ़ रहे हैं तो पेजवा पर इंस्टे वाला नजर आ रहा है। देखिए यहाँ अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार, माने 3 बार चर्चा हुआ। सिंधु सबसे ज्यादा बार चर्चा हुआ, सबसे ज्यादा बार उल्लेख सिंधु का, लेकिन सबसे पवित्र कौन है? सरस्वती। आगे आइए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। क्लियर? आराम से देखिए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय यज्ञ हुआ करता था। कौन यज्ञ? राजसू यज्ञ। जब श्री राम प्रभु का राज्याभिषेक होना था तो यज्ञ करवाया गया था ना। सब पूरा दुनिया से आए होंगे, राजा महाराजा आए होंगे। प्रभु श्री राम को कहा गया कि अपना सबको अपना अपना गेस्ट को, भाई भरत उतना दिन 14 वर्ष तक संभाल कर रखे थे, शत्रुघ्न लक्ष्मण सबको अपना अपना गेस्ट को बुला रहे थे। कहे कि आप ही बुला लीजिए जो गेस्ट हैं अगल बगल जहाँ ऐसे, क्योंकि और तो कोई सब आइए गए होंगे। एगो गेस्ट है केवट निषाद राज जो नौवा पार कराया था, बुला लीजिए, वही मेरा गेस्ट एगो है। तो राजाभिषेक हुआ करता था, तब राज मुकुट पहनाया जाता था, है ना, राजसूयक। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था माने व्यवसाय के बजाय जन्म पर आधारित होने लगा, ताकि जेकरा घरे जन्म लेगा वही जाति कहलाएगा। इंद्र देखिए युद्ध का नेता। अगर आपको युद्ध करना है तो किनको याद करिए? इंद्र को आह्वान करिए, आएंगे, अपना अस्त्र देंगे, आपको गाइड करेंगे। हाँ, वर्षा का देवता थे इंद्र, याद करिए। कृष्ण लीला में दिखाता है इंद्र भगवान का पूजा नहीं करते तो वर्षा इतना तहस नहस करने लगता है, तब जाकर के उठाते हैं कि आ जाओ सब नीचे, पता है ना, गोवर्धन पर्वत को। तो वर्षा का देवता। अग्नि देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ मेडिएटर का काम निभा रहे हैं। कौन? अग्नि। वरुण जो पढ़ेंगे वही, समुद्र का देवता। ऋतु परिवर्तन दिन रात इन्हीं के कारण हो रहा है। किनके कारण? वरुण के कारण माना जाता था। दो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता थे। कौन? दो। सोम वनस्पति के देवता, पेड़ पौधा का पूजा होता है ना, सोम का। पूषा प्रगति उत्थान, जेकर घर में प्रगति नहीं हो रहा पूषा का पूजा करें। अश्विनी विपत्ति को हरने वाला, जिसके घर में खाली विपत्ति विपत्ति है, अश्विनी का पूजा करें। पूषण पशु का देवता, पशु का पूजा नहीं होता है, पूषण का। क्लियर हुआ? विष्णु विश्व के संरक्षक पालन करता, दुनिया के संरक्षक ही हैं। कहीं भी कोई भी समस्या होगा सृष्टि को बनाए रखना इनका काम है। किनका? मरुत आंधी तूफान का देवता।
उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? सीरा। और जो हल से जोताता था उसको क्या कहते थे? उत्तर वैदिक काल में निष्क। और शतमान मुद्रा का इकाई थी, याद रखिएगा। निशाका जो था ना, स्वर्ण आभूषण था, गला के आभूषण, लेकिन निष्क मुद्रा का इकाई शतमान। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला, ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शन में सबसे प्राचीन है। कौन दर्शन? इसके अनुसार मूल तत्व कितना है? 25। इसमें प्राकृतिक पहला तत्व है। 5 तत्व से तो शरीर मिलके बना है। आकाश, वायु, आग, भूमि, जल। 5 तत्व से मिलके शरीर बना है। जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो 5 तत्व से बना शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है। पानी पानी के साथ मिल जाएगा, हवा हवा के साथ मिल जाएगा, भूमि के साथ अवशिष्ट मिल जाएगा, आकाश में कुछ चला जाएगा, है ना? तो 5 तत्व में विलीन, तभी ना कहता 5 तत्व में विलीन हुए नीतीश कुमार। अरे मैंने कहा कि मतलब कि कल के डेट में कभी अगर होगा अंतिम संस्कार तो नहीं लिखेंगे लोग। बुजुर्ग आदमी में ऐसे लिखा जाता है 5 तत्व में विलीन हुए, और जवान आदमी में लिखा जाता है अगर तेजस्वी यादव चले गए तो लिखा जाएगा चला गया चांद का आसमां को छोड़कर। हाँ। अगर कन्हैया कुमार मान के चले चला गया तो स्टेटस लगेगा 4 दिन रख के अपने धामों में लौटा देना मेरे राम। फिर से दोबारा भेज देना, ऐसे होता है ना। आइए आगे। सतमें जाते मंडल में सत से लिया गया। एकरा में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया। क्लियर है? आगे आ जाइए। नाव से टूटा हुआ नाव मन यज्ञ और टूटा नाव बराबर, ऐसे बताया गया है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है। गायत्री मंत्र किसको? जिसका संबंध किसे है? ऋग्वेद से। वही सूर्य को संबंधित है। सूर्य सावित्री मतलब सूर्य यहाँ इंडिकेट किया गया। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र गायत्री मंत्र का रचना किए थे। गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र किए हैं। पढ़वा पढ़वा के आर्य बना देते थे। कैसे भी जाते हैं तो पुल पुलिया गली गुरबा में मिलता है, रुक जाएंगे, बाबू रुकिए, सी को गुरु मानते हैं। ना कहते कहाँ है? 3 मात्र करना है, दया मांगना है, नमः शिवाय का जाप करना है, चर्चा करना है, बना देते हैं ना लोग। अगर आप कहेंगे जल्दी में तो बस खाली 1 मिनट की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मन लगने लगेगा, हम जैसे जैसे करो वैसे करिए, तो हे से गुरु शुरुआत करा देते हैं ना। आइए आगे। तो वही बात है, विश्वामित्र क्या करते थे? गायत्री मंत्र पढ़वा देते थे, चलो आर्य हो गया, जाओ। आइए आगे। इसलिए रचना हुआ। श्राद्ध प्रथा का शुरुआत याद रखना। श्राद्ध प्रथा पहले यहाँ निमि ने शुरू किया था। कौन किया था? निमि। वही श्राद्ध नहीं होता है कि मृत्यु हो जाता है दादाजी के तो श्राद्ध कर्म किया जाता है, बछिया मांगेंगे, खटिया मछिया मांगेंगे, कहेंगे दादाजी बेतरनी कैसे पार करेंगे। जवान बाछी दीजिए ना तो डूब जाएगी ओकरे में, बूढ़ी गाय नहीं चाहिए, ऐसे। हाँ, और ना तो खाते हैं तंबाकू तो वो दीजिए। ना मांगते हैं। और तकिया ना दीजिएगा, खाली बेडशीट दीजिएगा, तकिया भी हुए वाला। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। कहाँ? कौशाम्बी में। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत रामायण 2 महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। और फारसी में नाम है रज्मनामा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? महाभारत। और दूसरा बड़ा महाकाव्य है रामायण। दोनों का संबंध हिंदुस्तान से। रामायण में 10 दिन का युद्ध हुआ, महाभारत में 18 दिन का युद्ध हुआ, 18 पर्व बन गया। जैसे गंगा पुत्र भीष्म पर्व सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। रामायण का 10 दिन का कहता कौन सा कांड में पहली बार श्री राम प्रभु सीता जी से मिले थे? सुंदर कांड में। कौन कांड में हनुमान जी से पहली बार भेंट हुआ था श्री राम जी का? किष्किंधा कांड। जो सब पूछता है। सुग्रीव और राम दोनों का मिलन हुआ था, किष्किंधा कांड न कहता है। हाँ, बालकांड में शिक्षा दीक्षा लिए थे ना। कोई अगर मान के चलिए वकील से पूछिए कि महाभारत रामायण में क्या अंतर है, ये कहे कि महिला का किडनैपिंग केस है, ये भूमि विवाद का केस है।
5 गो गांव मांग रहे थे, दूत बनकर गए थे कृष्ण जी। कहे कि रहने के लिए दे दीजिए, 5 गो गांव दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल आप रख लिए प्रॉपर्टी, खाली इन लोग को दे दी रहने के लिए। दुर्योधन कहा कि एगो सुई के नोक तक नहीं मिलेगा, सुई के नोक भर भी नहीं मिलेगा। तो आप नहीं मानिएगा तो आप ही को बंधन बनाते हैं पहले। तो कृष्ण जी है ना, तबे ना कहता है कि अगर बातचीत से हल हो जाता तो बांसुरी बजावे वाला कन्हैया कभी महाभारत नहीं करवाता, कहते हैं ना लोग। वही बात है, इसीलिए कहते हैं कि बातचीत करने गए थे वह, तो भूमि विवाद का केस था वो। अब हर के लेके चला गया था रावण, किडनैपिंग केस था ही। आई आगे वकील कहेगा ऐसा। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। क्लियर हुआ? बहुते बचा हुआ है ना। चलिए रखा जाए, आगे की चर्चा अगला क्लास में करेंगे।